अध्याय 5। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मैरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसे जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों में रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग की संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा, एक सेकंड रुकिए जरा। ओके। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसी फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद का ऐसा ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ क्रमांक 2 तथा खोजें तथा पढ़ें। ब्यास और सतलज अपन ने देखा था सिंधु की सहायक नदी थी। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेज
अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से तो परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दो नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई के रथ खींचने के काम लाया जाता था। इस लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उगाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष भरत जन या विष यदु जन या विष
जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा उनके विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का महत्व गुलाम हो गया शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की ज़्यादा जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ में चित्र को देखो। अगले पृष्ठ में चित्र को देखते हैं। यह चित्र, ये शिलाखंड महापाषाण महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन में नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। लेफ्ट साइड देखेंगे उन ऊपर ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यह यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराग, और जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये देखिए चित्र। आगे बढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 ब्रह्मगिरी को खोजो। मानचित्र 2 जो पृष्ठ क्रमांक 14 पर ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और संग पाए गए हैं। चलिए पृष्ठ क्रमांक 33 देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं। ये 48 है। ये देखिए ये ब्रह्मगिरी।
मानचित्र 2 जो हमने देख लिया है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए एक पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ईनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब देखिए, ईनाम गांव देखना है अपन को, तो अपन फिर से चलेंगे। ये है अपना 60, तो यहाँ पेज नंबर 14 पे जाना है। ये है ईनाम गांव। ये देखिए, ये है ईनाम गांव, गोदावरी नदी के नीचे ही है। ईनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 ईनाम गांव को खोजा, जो हमने अभी खोजा है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों की प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन, उनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिया जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ने की संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? ईनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ईनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं।
इस प्रमाण के आधार पर ईनाम गांव में लोगों के काम धंधे की एक सूची बनाओ। अन्यत्र एटलस में चीजों को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यह लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपियों से इन हड्डियों पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आगे से डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरार पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इस दरार को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क नहीं। फर्क बताओ, कोई एक फर्क बताओ। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले पहले के इनाम में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: वेदों की रचना प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। ईनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले।